हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। आपको पता है हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन अंतर्गत हमने रक्त का अध्ययन कर लिया था। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो कौन सा है, ह्यूमन हार्ट। आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है वो मानव हृदय का है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो मानव हृदय है वो कहां पर स्थित होता है, हृदय कहां पर स्थित होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पहले। जैसा कि आपको पता है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हमारे ये दोनों जो लंग्स होते हैं अर्थात फुफ्फुस होते हैं, इस प्रकार से पता है ना आपको। ये क्या है, हमारे लंग्स अर्थात फेफड़े। और ये क्या है, डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम। तो इन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, हार्ट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका मतलब हमारा जो हार्ट है, मानव हृदय, वो कहां पर पाया जाता है, ये दो क्या है, फुफ्फुस, लंग्स। इनको क्या कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है, फुफ्फुस कहा जाता है। और इन दोनों फुफ्फुसों के बीच में अवकाश है, स्पेस है, जिसको कहते हैं फुफ्फुस मध्य अवकाश, अर्थात फुफ्फुसों के मध्य में पाया जाने वाला अवकाश। तो हमारा जो हृदय है वो फुफ्फुस मध्य अवकाश में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, फुफ्फुस मध्य अवकाश में, डायफ्राम के ऊपर। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर फुफ्फुस मध्य अवकाश में मानव हृदय स्थित होता है। और पाया कहां जाता है, हमारी ये क्या है, वक्षगुहा, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, वक्षगुहा। वक्षगुहा में वाई और थोड़ा सा लेफ्ट साइड, किधर की साइड होता है, लेफ्ट साइड। ये हमारी कौन सी हो गई, राइट साइड हो गई। और ये वाली कौन सी होती है, लेफ्ट साइड। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ना वो कहां पर होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो पहली बात हम स्थिति के बारे में बात करें, पोजीशन के बारे में बात करें, तो मानव का हृदय वक्षगुहा में, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है ना। फुफ्फुस मध्य अवकाश में, कहां पर, फुफ्फुस मध्य अवकाश में, डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है, कुछ बाईं ओर, किधर की साइड होता है, कुछ बाईं ओर, लेफ्ट साइड होता है। आपको पता है हमारा जो हृदय है वो हमारी थोरेसिक कैविटी में, वक्षगुहा में बाईं ओर स्थित होता है। और कहां पर होता है, फुफ्फुस मध्य अवकाश में। ये आपको इसकी पोजीशन के बारे में मालूम चल गया, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा हृदय कहां पर स्थित होता है वो आपको मालूम चल गया, ठीक है। और अगर हम इसके वजन के बारे में बात करें तो इसका जो वजन है वो लगभग 300 ग्राम होता है। मानव हृदय का जो वजन है वो लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अर्थात मानव हृदय बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कैसा होता है, बंद मुट्ठी के बराबर होता है, इस प्रकार से, जिसका वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है। जिसका वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। अगर हम इसकी बाह्य संरचना के बारे में देखें, अगर हम इसकी बाह्य संरचना के बारे में देखते हैं तो ये जो मानव हृदय है ना, उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। मानव हृदय के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, इस प्रकार से। और ये जो आवरण होता है, इस आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है इस आवरण को, पेरिकार्डियम, अर्थात हृदय आवरण। क्या कहते हैं इसको, हृदय आवरण कहते हैं। जो द्विस्तरीय होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है। एक झिल्ली तो आपको ये दिखाई दे रही है और एक झिल्ली आपको ये दिखाई दे रही है। रखना, ये जो पेरिकार्डियम है वो क्या है, हृदय के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण, हृदय आवरण, जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम कैसा होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है, जिसमें एक अंदर की ओर झिल्ली पाई जाती है, एक बाहर की ओर झिल्ली पाई जाती है। अब ध्यान रखना, ये दोनों जो झिल्लियां होती है ना, इनके बीच में एक तरल द्रव भरा हुआ होता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या भरा हुआ होता है, एक तरल द्रव। ध्यान रखना, ये आवरण पूरे हृदय में ही पाया जाता है, मैंने केवल आपको इतना दिखाया, ठीक है ना। तो ये जो पेरिकार्डियम है इसके कैसा होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है, द्विस्तरीय होता है। कैसा होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है, द्विस्तरीय होता है। तो इसके बीच में ये जो द्रव भरा हुआ होता है, इस द्रव को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लड। इसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल फ्लड, अर्थात हृदय आवरणीय द्रव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हृदय आवरणीय द्रव कहा जाता है। अब ये जो हृदय आवरणीय द्रव है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो हृदय है वो लगातार काम करता है, लगातार धड़कता रहता है, उसमें संकुचन और संतुलन होता रहता है, लगातार क्या होता है, वो धड़कता रहता है। तो ऐसी स्थिति में इसके चारों ओर बहुत सारे क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं। तो ये ऊतक और हृदय के मध्य घर्षण को कम करता है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो हृदय है अब इसके चारों ओर क्या है, टिश्यूज है, सेल्स है, ऊतक है, ठीक है ना। तो ऊतकों और ये जो हृदय है उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। तो उस घर्षण को कम करता है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो जीवन भर
लयबद्ध तरीके से क्या होता है, धड़कता रहता है, ठीक है ना। वो हम वर्किंग ऑफ हार्ट में देखेंगे किस प्रकार से धड़कता है। तो ये जो पेरिकार्डियल जो फ्लड है ना, वो हमारा हृदय और ऊतकों के मध्य घर्षण को कम करता है। ध्यान रखना, ये जो पेरिकार्डियल फ्लड है, जो पेरिकार्डियम की जो दो झिल्लियां होती है ना, उनके बीच में भरा हुआ होता है, क्या काम करता है, ये हृदय और ऊतकों के मध्य घर्षण को कम करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। अगर हम ये जो पेरिकार्डियम है, हृदय की जो भित्ति होती है, इसकी अगर हम संरचना का अध्ययन करें, तो इसकी जब हम संरचना का अध्ययन करते हैं तो ध्यान रखना, जैसे बता देता हूं मैं आपको, ये जो पेरिकार्डियम है, हृदय भित्ति है, इसमें 3 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है, 3 परतें, ठीक है। अब वो 3 परतें कौन कौन सी होती है वो आपको बताता हूं मैं। सबसे बाहर की ओर जो परत पाई जाती है उसको कहा जाता है एपिकार्डियम। सबसे बाहर की ओर जो परत पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। इसके बाद जो मध्य वाली जो परत पाई जाती है इसको कहा जाता है मायोकार्डियम। मध्य वाली परत को क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम। और जो ये अंदर वाली जो परत पाई जाती है इसको कहा जाता है एंडोकार्डियम। ये वाली जो परत है इसको क्या कहा जाता है, एंडोकार्डियम। तो हृदय की जो भित्ति होती है ना, वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। हृदय की भित्ति कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है, 3 स्तरों से। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं, एपिकार्डियम सबसे बाहरी वाला स्तर होता है, मायोकार्डियम मध्य वाला स्तर होता है, और एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाला स्तर होता है। तो जो हृदय की जो भित्ति होती है वो निम्न 3 स्तरों से बनी होती है। और ध्यान रखना, मानव का जो हृदय होता है वो मस्कुलर होता है, अर्थात कैसा होता है, पेशीय अंग होता है। कैसा अंग होता है, पेशीय अंग होता है, जो एक पंप के समान कार्य करता है। इस कारण से इसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि भाई ये पंपिंग ऑर्गन इसको क्यों कहा जाता है। तो पहली बात ध्यान रखना, ये जो हमारा हृदय है वो कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन अर्थात पेशीय अंग होता है। इसमें केवल मसल्स होती है, जिनको कहते हैं कार्डियक मसल। पढ़ा होगा ना आपने, हृदय पेशियां, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां कैसी होती है, कार्डियक मसल्स होती है। और ये जो हमारा हृदय है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म से होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, मीजोडर्म से होती है। अब ये मीजोडर्म होता क्या है वो आप आगे देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, मीजोडर्म से होती है। और मानव का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक। अब ये मायोजेनिक का मतलब क्या होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। वैसे मायोजेनिक का मतलब होता है स्व उत्तेजन। इसका मतलब क्या होता है, मायोजेनिक का मतलब क्या होता है, स्व उत्तेजन। अर्थात हमारा जो हृदय होता है ना वो स्व उत्तेजित होता है। हमारा जो हृदय होता है वो कैसा होता है, स्व उत्तेजित। इसी कारण से वो अपने आप क्या होता है, धड़कता रहता है, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी हो गई जो आपको मिल गई है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो मानव हृदय की जब हम संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसकी संरचना होती कैसी है वो हम देखते हैं। अब आपके सामने जो फिगर बना हुआ है उस पर आप फोकस करोगे ध्यान से, ठीक है ना। ध्यान से देखना इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ह्यूमन हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके सामने जो फिगर बना हुआ है ये क्या है, ह्यूमन हार्ट। तो जब आप ह्यूमन हार्ट को ध्यान से देखते हो तो आपको इसमें 4 चैम्बर मतलब 4 कोष्ठ, 4 कमरे के समान स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। एक तो ये वाला चैम्बर, एक ये वाला चैम्बर, एक ये वाला चैम्बर और एक ये वाला चैम्बर। 4 चैम्बर दिखाई दे रहा है ना आपको, एक तो ये और एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये वाला जो चैम्बर है ना इसको कहा जाता है राइट एट्रियम। एट्रियम का मतलब जानते हो ना, आलिंद। क्या कहा जाता है इसको, राइट एट्रियम अर्थात दाया आलिंद। और ऊपर की ओर ये वाला जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम अर्थात वाया आलिंद। कुल मिला के ऊपर के 2 जो एट्रियम होते हैं ना, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर जो पाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है आलिंद। क्या कहा जाता है इन्हें, आलिंद। जैसे मैं लिख देता हूं भाई, इसको कहते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का मतलब पता है ना आपको, आलिंद। कौन सा आलिंद, राइट मतलब दाया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, LA अर्थात ये वाला एट्रियम कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम। ये वाला कौन सा हो गया, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। मैं आपको यहाँ पर बना देता हूं जैसे एक सिंपल सा आरेखीय चित्र, जिससे आपको पता लग जाएगा भाई। जैसे मान लो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, ये क्या है, हमारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता है एक चैम्बर तो ऊपर की तरफ ये हो गया और एक चैम्बर आपको ये हो गया, ठीक है ना। ये तो कौन से हो गए, आलिंद हो गए। और नीचे की साइड आपको ये 2 चैम्बर और दिखाई देंगे इस प्रकार से। एक चैम्बर ये दिखाई दे रहा है आपको और एक चैम्बर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो कितने चैम्बर हो गए इसमें, हमारे मानव हृदय में 4 चैम्बर हो गए, 4 कोष्ठ हो गए। जिसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये वाला जो है वो कौन सा है, दाया आलिंद। इसको क्या कहा जाएगा, दाया आलिंद। और इसको कहते हैं वाया आलिंद। इसको क्या कहते हैं, वाया आलिंद। नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उनको निलय कहा जाता है। इसको कहा जाता है दाया निलय और इसको क्या कहा जाता है, वाया निलय।
तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऊपर की ओर 2 जो कोष्ठ पाए जाते हैं उन्हें आलिंद कहा जाता है। नीचे की ओर 2 कोष्ठ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है। अब जो दाएं वाले भाग में होते हैं उन्हें दायां आलिंद और दायां निलय कहते हैं। जो बाएं वाले भाग में होते हैं उन्हें बायां आलिंद और क्या कहते हैं? बायां निलय कहते हैं। तो जैसे आपको पता है ये वाला क्या है? राइट एट्रियम, ठीक है ना। अर्थात ये वाला कौन सा हो गया? राइट एट्रियम। ये कौन सा हो गया? दायां आलिंद। ये कौन सा? लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद। और इसकी बात करें नीचे वाला जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, लिखा हुआ राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल अर्थात दायां निलय। यहां से देख सकते हो आप ये कौन सा है? दायां निलय, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा हो गया? एलवी, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल अर्थात वाया निलय। इसको क्या कहते हैं? वाया निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कुल मिला के हमारा ह्यूमन जो हार्ट है वो कितने चैम्बर युक्त हो गया? 4 चैम्बर हो गए। 4 चैम्बर कौन कौन से हो गए? 2 तो कौन से? एट्रियम, जो राइट वाले भाग में है उसको राइट एट्रियम, जो लेफ्ट वाले भाग में है वो लेफ्ट एट्रियम। और एक कौन सा हो गया? राइट वेंट्रिकल। और एक कौन सा हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4 चैम्बर हो गए। अब ध्यान से देखना है इसको। पहली बात तो आपको चैम्बर के बारे में जानकारी मिल गई। अब ध्यान से देखना है इसको। ये ऊपर की ओर जो 2 चैम्बर है वो कौन से? आलिंद। तो देखो ये जो आलिंद है इनके बीच में एक दीवार पाई जाती है। ये जो आलिंद है ये दोनों आलिंद एक पट के द्वारा, एक सेप्टम के द्वारा क्या होते हैं? अलग अलग विभाजित रहते हैं। तो ये जो पटनुमा जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये वाली जो पटनुमा जो आलिंद को बांटती है कि राइट वाला ये है और लेफ्ट वाला कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो इसको पता क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसको क्या कहा जाता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। ये वाला जो सेप्टम जो दाएं आलिंद को बाएं आलिंद से करता है, अलग करता है, क्या कहते हैं इसको? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। अर्थात क्या कहते हैं इसको? ये जो अंतरा आलिंद पट, क्या कहते हैं इसको? अंतरा आलिंद पट। इसी प्रकार से नीचे वाले चैम्बर देखो आप, ये जो निलय है, दायां निलय बायां निलय, ये भी आपस में क्या है? बटे हुए हैं एक पट के द्वारा। बीच में क्या है? एक सेप्टम है। तो ये वाला जो सेप्टम है ना इसको कहा जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाला जो सेप्टम है इसको क्या कहा जाता है? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम अर्थात अंतरा निलय पट अर्थात दोनों निलयों को अलग करने वाला सेप्टम, क्या कहते हैं इसको? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये वाले 2 सेप्टम है, इनके बारे में ध्यान रखना। एक तो आलिंद को अलग अलग करता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और दोनों आलिंदों को जो अलग अलग करता है वो कौन सा होगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। ये हो गया अंतरा आलिंद पट और ये कौन सा हो गया? अंतरा निलय पट अर्थात आलिंदों को अलग करने वाला और निलयों को अलग करने वाला। इसी प्रकार से इनके बीच में भी एक पट पाया जाता है, ध्यान रखना। ये जो आलिंद है ना, पहली बात तो ये 2 आलिंद अलग अलग रहते हैं, निलय अलग अलग रहते हैं। अब ये जो आलिंद निलय है ना ये भी अलग अलग बटे हुए होते हैं। ये वाला ये दायां आलिंद दाएं निलय से अलग पृथक रहता है, बायां आलिंद बाएं निलय से क्या रहता है? अलग रहता है। वही ये वाला कौन सा है आपको बताना? राइट एट्रियम। ये कौन सा? राइट वेंट्रिकल। तो इनके बीच में भी क्या पाया जाता है? एक पट पाया जाता है। अब ये जो पट पाया जाता है ना, ये वाला जो पट पाया जाता है इसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर। इसको क्या कहा जाता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। तो पहली बात तो आपको ये मेन जो जानकारी है ना उसके बारे में आपको ध्यान रखना भाई। 4 चैम्बर, ऊपर की ओर चैम्बर कौन से? एट्रियम आलिंद, नीचे की ओर कौन से? निलय अर्थात वेंट्रिकल। राइट वाले भाग में वो आपको पता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में जो ये पट है ध्यान रखना, क्या कहते हैं उसको? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। निलय के बीच में जो पट है सेप्टम है उसको क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इनके बीच में जो पट है इसको क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई इन दोनों के इनके बीच में भी तो क्या है? पट है। ये भी तो क्या है? अलग अलग विभाजित है। इसको क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो पहली बात तो आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए भाई? क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर किस किस जगह पर पाई जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो दायां आलिंद होता है ना, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है? राइट एट्रियम और ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। तो ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है दोनों आपस में क्या है? संबंधित है एक छिद्र के द्वारा। देखो आप, एक बीच में क्या है? एक छिद्र है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक वाल्व पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, ठीक है ना। किस किस के मध्य में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य में जो ये कपाट पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलन कपाट।
क्योंकि इसमें तीन क्लैप्स होते हैं, धारियां होती है, तीन क्लैप्स होते हैं, इस कारण से बोलते हैं इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है ना। जो किस किस के मध्य में पाया जाता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाने वाला जो कपाट होता है, वाल्व होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ध्यान रखना, जो कंपटीशन एग्जाम है, नीट का जो एग्जाम है, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसको फोकस करना है, ठीक है। और इसी प्रकार से देखो मैंने क्या बताया था कि ये जो वाया आलिंद है और ये जो वाया निलय है, इनका भी आपस में क्या होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है ना। ये भी एक छिद्र के द्वारा क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है। अब यहाँ पर जो ये कपाट पाया जाता है, इस जगह पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये लेफ्ट एट्रियम और ये कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है, देखो बीच में क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। तो यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, लेकिन ये जो कपाट होता है इसमें दो क्लैप्स होते हैं, दो धारियां होती है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं वाइकस्पिड। ये वाला जो वाल्व है इसको क्या कहा जाता है, वाइकस्पिड वाल्व, द्विवलन कपाट। क्या कहते हैं इसको, द्विवलन कपाट, या इसको एक नाम और दिया जाता है मिट्रल। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसको एक नाम और दिया जाता है मिट्रल कपाट। क्या कहा जाता है इसको, मिट्रल कपाट। तो पहली बात ध्यान रखना, मिट्रल कपाट किसे कहा जाता है, वाइकस्पिड वाल्व को, द्विवलन कपाट को ही मिट्रल कपाट कहा जाता है। मिट्रल कपाट पाया किस किस के मध्य में है, तो आप देख रहे हो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के मध्य में जो कपाट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मिट्रल कपाट अर्थात वाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आरेखीय डायग्राम बनाया हुआ है, वह दायां आलिंद दायां निलय दोनों के बीच में कपाट कौन सा, त्रिवलन कपाट, वाया आलिंद वाया निलय दोनों के बीच में कपाट कौन सा हो गया, द्विवलन कपाट, ठीक है। अर्थात ये आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं एक छिद्र के द्वारा, और उस छिद्र में क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। अब ये कभी कपाट क्या काम करते हैं, ये जो वाल्व है उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है, तो ध्यान रखना, ये जो कपाट होते हैं ना, वो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। अर्थात आलिंद में रक्त आ जाए, किस आलिंद से रक्त निलय में तो आ सकता है, लेकिन निलय से वापस आलिंद में नहीं जा सकता। वही दरवाजे वाली स्थिति है कि दरवाजे एक साइड खुलते हैं, ठीक है ना, दरवाजे क्या होते हैं, एक साइड खुलते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब ये जो आलिंद है, ठीक है ना, जैसे इसमें देख सकते हो आप कि पहले सबसे पहले रक्त किसमें आएगा, इसमें आएगा दाएं आलिंद में। तो दाएं आलिंद से रक्त किसमें आ सकता है, दाएं निलय में, लेकिन दाएं निलय से वापस दाएं आलिंद में रक्त नहीं जा सकता। तो ये रक्त का जो विपरीत प्रवाह जो रोक रहा है ना, उसको कौन रोकते हैं, ये कपाट, वाल्व। कौन कौन से वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और वाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व आरवी से ब्लड को आरए में नहीं जाने देता, वाइकस्पिड वाल्व एलवी से ब्लड को एलए में नहीं जाने देता। अर्थात रक्त के विपरीत प्रभाव को रोकने का काम करते हैं कौन, ये वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड वाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम, ध्यान से देखना है इसको। ये तो आपको मैंने बाहर से सारी चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर कर दी है, जो मुख्य मुख्य चीजें थी। अब ध्यान से देखो, फोकस करना, इसके अंदर चलते हैं हम। देखो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रही है ना, इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा का मतलब होता है निम्न महाशिरा। क्या बोलते हैं इसको, निम्न महाशिरा या पश्च महाशिरा कहा जाता है। अब ये जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो क्या काम करती है, आपको पता है ना, वेना कावा महाशिरा, शिरा पढ़ाया आपने, शिरा क्या काम करती है, कैसा रक्त रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, अशुद्ध रक्त। शिराओं में कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध, और धमनियों में कैसा रहता है, अशुद्ध। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया, तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, इतना आप जानते हो। तो ये जो इंफीरियर वेना कावा है, इसको कहा जाता है, ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं, निम्न महाशिरा, जिससे आपको ध्यान रहेगा क्या कहते हैं इसको, निम्न महाशिरा। ये जो निम्न महाशिरा है वो क्या काम करती है, हमारे शरीर के निचले अंगों से, हृदय से नीचे जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, उनसे अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है। ध्यान रखना, हमारी जो ये इंफीरियर वेना कावा है वो निचले अंगों से, लोअर बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है ना, उनसे क्या करती है, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करके कहां पे लेके आती है, ध्यान मैं एरो बना रहा हूं, इसी से, इसी जो एरो है ना, उनको ध्यान से देखना, उस एरो से आपको मालूम चलेगा कि हमारे हृदय में किस प्रकार से रक्त जाता है, उसका जो पथ होता है, उसका जो रास्ता होता है वो कैसे होता है। तो ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ये ब्लड को कहां से लेके आएगी, लोअर बॉडी से, अर्थात निम्न जो हमारे शरीर के जो निचले भाग है ना, उनसे अशुद्ध रक्त को, कैसे रक्त को, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके लाएगी और लाकर किसमें डाल देगी, किसमें डाल देगी, राइट एट्रियम। ध्यान रखना, इंफीरियर वेना कावा हमारी लोअर बॉडी के जो जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, उनसे अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके किसमें डाल देती है, दाएं आलिंद में। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त किसमें आता है, दाएं आलिंद में, राइट एट्रियम में, ठीक है ना। और ध्यान रखना, ये जो इंफीरियर वेना कावा होती है, ठीक है, निम्न महाशिरा होती है, पश्च महाशिरा होती है, यहाँ पर इसमें एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, और ये जो कपाट है उसको कहा जाता है यूस्टेकियन कपाट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो मतलब ये निम्न महाशिरा आ रही है, जैसे मान लो, और ये निम्न महाशिरा किसमें खुल रही है, दाएं आलिंद में, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है जहाँ पर ये खुलती है। तो वो जो कपाट है, उस कपाट को कहते हैं यूस्टेकियन कपाट।
क्या कहा जाता है उसको, यूस्ट्रियन कपाट। पूछा जा सकता है आपसे भाई यूस्ट्रियन कपाट कहाँ पाया जाता है, तो ये जो पश्चिम महाशिरा खुलती है जहां पर, पश्चिम महाशिरा जहां पर खुलती है वहां पर एक कपाट पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, यूस्ट्रियन कपाट। और ये कपाट के काम करते हैं, वाल्व के काम करते हैं। आप देखो पानी को लगाते हैं ना वाल्व, जिससे क्या होता है पानी का विपरीत प्रवाह नहीं हो पाता, तो ये यूस्ट्रियन कपाट, यूस्ट्रियन वाल्व के काम करता है, रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकता है। अर्थात रक्त यहाँ पे आ गया राइट एट्रियम में, लेकिन ऐसा नहीं हो राइट एट्रियम में आ जाए फिर वापस चला जाए दोबारा, फिर क्या फायदा, तो लाने का फायदा क्या होगा भाई, कि ऐसा नहीं हो कि इंफीरियर वेना काम लेके आए फिर वापस उसी वेना कावा वापस चल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो इंफीरियर वेना कावा है ना, वो ब्लड को लेके आती है और जहां पर खुलती है वहां पर क्या पाया जाता है, यूस्ट्रियन वाल्व पाया जाता है। और ये जो वाल्व होता है ना, वो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है, अर्थात ये जो ब्लड है वो किसमें आ गया, राइट एट्रियम में। इसी प्रकार से ऊपर से देखो ये वाला है सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व महाशिरा, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व महाशिरा, या इसको कहा जाता है अग्र महाशिरा, इसको क्या कहा जाता है, अग्र महाशिरा। ये क्या काम करती है, हमारे शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करती है और किसमें डाल देती है, राइट एट्रियम में। भाई इंफीरियर वेना कावा नीचे वाले हिस्सों से, लोअर बॉडी के जो हिस्से होते हैं ना, लोअर बॉडी जो होती है वहां से अशुद्ध रक्त को डालती है राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा हमारी जो ऊपरी जो बॉडी होती है, अपर बॉडी होती है, ऊपरी जो सिरा होता है हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है, वहां से अशुद्ध रक्त को डालती है, किसमें डाल देती है, राइट एट्रियम में। तो यहाँ से ही ब्लड किसमें आ जाएगा भाई, राइट एट्रियम में। देख रहे हो ना एरो, ठीक है ध्यान से। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान रखना, इसमें किसी प्रकार का कोई वाल्व नहीं पाया जाता। ये जो सुपीरियर वेना कावा है जहां पर खुलती है वहां पर किसी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता, क्योंकि थोड़ी सी तिरछी होती है, और उस तिरछी होने के कारण क्या होता है कि जो रक्त है ना उसका विपरीत प्रवाह नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये ब्लड कहां पे आ गया, राइट एट्रियम में, दाएं आलेंद्र में, पता है आपको कहां से आ गया, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। अब राइट एट्रियम क्या हो जाएगा, ब्लड से भर जाएगा। अब जब ये भर जाएगा तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य में कौन से कपाट पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, त्रिवल कपाट पाए जाते हैं। तो ये कपाट क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। कपाट खुल जाएंगे तो ब्लड आरए से किसमें आ जाएगा, एलवी में। भाई इसका जो ये ब्लड है जो आरए में आया था, जिसको कौन लेकर आया था, इंफीरियर वेना कावा, और कौन लेकर आया था, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है ना, तो ये जो ब्लड है वो किसमें आ जाएगा, आपको पता है, राइट वेंट्रिकल में। ये नीले क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे ब्लड से। ठीक है ना, कैसा रक्त आया इसमें, अशुद्ध रक्त आया। ठीक है ना, किसकी सहायता से, ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे, क्योंकि इन पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे तो राइट एट्रियम में जो ब्लड भरा हुआ वो किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान रखना ये जो ट्राइकस्पिड जो वाल्व होते हैं ना, ये इस प्रकार से कुछ लिगामेंट्स के द्वारा ये जो निलय की भित्ति होती है ना, इससे जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से। जैसे ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो ये क्या होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ स्नायु होते हैं, उनकी सहायता से ये जो निलय की दीवार है ना, इनसे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इससे क्या होता है, ये जो कपाट है ना वो पलटते नहीं है, क्योंकि जब ये पलट जाएंगे तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ना वो वापस किसमें जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा। तो ये जो लिगामेंट्स है ना, वो ट्राइकस्पिड वाल्व हो चाहे वो बाइकस्पिड वाल्व हो, क्योंकि ये भी इसी प्रकार से क्या होते हैं, लिगामेंट्स के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिससे ये जो वाल्व है वो वापस पलट नहीं पाते, क्योंकि वापस पलट जाएंगे तो ब्लड का क्या हो जाएगा, विपरीत प्रभाव हो जाएगा, तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए जो ये वाल्व होते हैं ना, वो लिगामेंट्स के द्वारा निलय की भित्ति से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ब्लड किसमें आ गया, राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, संकुचन, जो हम मैकेनिज्म में देखेंगे, संकुचन होगा, तो ये जो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड, अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी जो आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी। वैसे आपको पता है हमारे शरीर में जो धमनी होती है वो शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अपवाद स्वरूप उसमें कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध। ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी, क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब होता है फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, बाकी धमनियों में कैसा रक्त रहता है, शुद्ध। ठीक है, तो अब जब इनमें संकुचन होता है तो ये जो ब्लड है इसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, अब देखो एक तो है मैंने लगाई हुई है ये वाली, ये कौन सी है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, अर्थात ये वाली तो कौन सी हो गई, दाईं फुफ्फुस धमनी, और ये वाली कौन सी हो गई, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये कौन सी हो गई, बाईं फुफ्फुस धमनी। ठीक है ना, तो ये जो ब्लड है वो इसमें से आएगा, इसमें से आने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, इस प्रकार से संकुचन होगा तो फिर किसमें जाएगा, ये आपको पता है ना, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इधर किसमें जाएगा, ये आपको पता है ना, राइट पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस धमनी एक तो कौन सी हो गई, दाईं, और एक कौन सी हो गई, बाईं। अब ये जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो अशुद्ध रक्त को कहां पे लेके जाएगी, जो आपको पता है किसमें लेके जाएगी, राइट लंग्स में। ठीक है,
और ये जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ये रुधिर को किस में लेके जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा, किस में लेके जाएगी भाई, ये राइट लंग्स में लेके जाएगी, क्योंकि फेफड़ों में क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, क्योंकि फेफड़ों में क्या होता है, शुद्धिकरण होता है किसका, ब्लड का, ठीक है ना। ये जो विऑक्सीकृत रुधिर है वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। विऑक्सीकृत का मतलब इसमें क्या मिली हुई है, CO2, जो आपको पता है। तो ये जो ब्लड है वो किसकी सहायता से, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। वही ये कहां पे लेके जाएगी, लेफ्ट लंग्स में, ये कहां के लेके जाएगी, राइट लंग्स में। वहां पर क्या होगा, इसका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होने के बाद आपको बताया ना, शुद्धिकरण होने के बाद आपने पढ़ा छोटी क्लासों में, इसके बाद कौन सी वाली सिरा, आपको बताया ना पल्मोनरी वेंस, क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुस सिरा। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, पल्मोनरी वेंस, क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुस सिरा। पल्मोनरी वेंस को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस सिरा। वैसे आपको पता है स्राव में कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेंस है, फुफ्फुस सिरा है, इसमें कैसा रक्त रहता है, शुद्ध। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी वेंस कौन से वाले लंग से, लेफ्ट लंग से, ठीक है ना। और ये जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पर राइट पल्मोनरी वेंस, ये वाली कह रहा हूं, ये वाली जो, ठीक है ना, ये कौन सी वेंस हो गई जो बनाई हुई है, राइट पल्मोनरी वेंस। ये कौन से वाले लंग से, राइट लंग से। कैसे रक्त को, शुद्ध रक्त को लेकर आती है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट, ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। और ये वाली कौन सी है, ये दो लिखी हुई है यहाँ पर, राइट पल्मोनरी वेंस। ये क्या करती है, लंग्स से अर्थात फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लाती है और शुद्ध रुधिर को लाकर किस में डाल देती है, अब लेफ्ट एट्रियम में। किस में डाल देती है, लेफ्ट एट्रियम में, अर्थात वाएं आलेन में, ठीक है ना। तो अब जो शुद्ध रुधिर शुद्ध होकर किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में क्या पाया जाता है, वाइक एसिड वाल्व। तो वाइक एसिड वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलेगा तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड भरा हुआ है वो किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। भाई किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जब इसमें संकुचन होगा, जो हम मैकेनिज्म में देखेंगे, अब जब इसमें संकुचन होगा तो ये जो ब्लड है, ठीक है ना, इसकी सहायता से, देखो नलिका देखो ध्यान से, इसके नीचे से निकली हुई है एकदम बिल्कुल ये वाला रास्ता, इसके द्वारा, ठीक है ना। इसको कहा जाता है एरोटा। क्या कहते हैं इसको, एरोटा, महाधमनी। क्या रखना, इसको कहा जाता है महाधमनी। और आपको पता है ये जो महाधमनी है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक कोशिका तक किसकी सप्लाई करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। प्योर ब्लड जो शुद्ध रुधिर होता है उसकी सप्लाई करती है। तो ये जो महाधमनी होती है, एरोटा कहते हैं, एरोटा। ये पूरी अपर बॉडी में क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। ये सारी जो धमनियां जा रही है ना ऊपर की ओर, ठीक है ना, ये क्या है, धमनियां हैं जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक ऑर्गन तक क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। तो ब्लड कैसे कैसे आया मालूम चल गया ना आपको। पहले इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त को राइट एट्रियम में डालती है, फिर राइट एट्रियम से ब्लड किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। जब इसमें संकुचन होता है तो ये जो रुधिर है वो किसकी सहायता से, बताया ना आपको, पल्मोनरी आर्टरी राइट और लेफ्ट इनकी सहायता से खा जाता है, लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है। वहां पर क्या होता है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होने के बाद राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेंस फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किसमें आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के आने के बाद किसमें जाता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो एरोटा अर्थात महाधमनी की सहायता से शुद्ध रुधिर को हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जैसे देखो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना रखी है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना, ये वाली स्ट्रक्चर। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसको कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या कहा जाता है इसको, अर्धचंद्राकार कपाट। ये लिखा हुआ मैंने, देखो यहाँ पे, देखो इसका नामांकन भी किया हुआ मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। अर्थात चूंकि ये जो फुफ्फुस धमनी है ना उसमें पाए जाते हैं। ये क्या है, फुफ्फुस धमनी, पता है ना आपको, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो जहां से मतलब ये जो राइट वेंट्रिकल है जहां से रक्त जाता है ना ऊपर, तो ये जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं इनको, अर्धचंद्राकार कपाट। तो ये जो कपाट होते हैं वो क्या काम करते हैं, रुधिर को इधर से इधर की ओर जाने देते हैं, वापस इधर से इधर की ओर जाने से इसको रोकते हैं। क्योंकि वाल्व का काम क्या है, ब्लड के विपरीत प्रवाह को रोकना। तो ब्लड वापस इसमें से इसमें ना पाए, इस कारण से क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। इसी प्रकार से इसमें जब लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन होगा तो ब्लड किसमें जाएगा, एरोटा में जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एरोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व। ये कहाँ पाए जाते हैं, एरोटा में। इस कारण से क्या बोलते हैं इसको, एरोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व। अर्थात पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाए जाते हैं। तो पहली बात तो ये क्या है, फुफ्फुस धमनी। भाई ये क्या है, फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी में क्या पाया जाता है,
अर्धचंद्राकार कपाट। इसके अलावा ये जो महाधमनी है उसमें भी क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। यूस्टेकियन कपाट किसमें पाया जाता है, पश्चिम महाशिरा में। ट्राइकस्पिड वाल्व त्रिवलन कपाट पाया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। द्विवलन कपाट पाया जाता है, वो आपको ध्यान रखना। तो हमारा जो हृदय होता है उसमें जगह जगह क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, तभी तो ब्लड की सप्लाई अच्छी तरीके से होती है। ब्लड का क्या नहीं हो पाता, मतलब मिक्सअप नहीं हो पाता, मिश्रण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर जगह जगह क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। और ये जो वाल्व होते हैं वो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, ब्लड की क्या होती है, सप्लाई होती है। ठीक है, अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक चित्र आने वाला है, डायग्राम आने वाला है। उस चित्र को आप ध्यान से देखना, तो उसमें आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि किस प्रकार से ब्लड की क्या होती है, सप्लाई होती है, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको अभी आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो उस चित्र में आप देख सकते हो अच्छी तरीके से सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, वो सारी चीजें आप उसमें देख सकते हो। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको क्या है, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि भाई राइट एट्रियम कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, कैसे कैसे ब्लड की सप्लाई होती है। तो उसमें भी आपको एरो दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ब्लड कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे एंट्री करता है, वो सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, फोकस करनी है। इसके अलावा एक चीज बताता हूं मैं आपको कि ये राइट एट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इसके मध्य में जो दीवार होती है इसको कहते हैं इंटरऑरिकुलर सेप्टम। क्या कहा जाता है, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में क्या पाया जाता है, दीवार पाई जाती है, पट पाया जाता है, जिसको इंटरऑरिकुलर सेप्टम कहा जाता है, अंतरालीन पट। तो अंतरालीन पट पर एक गड्ढा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गड्ढा। उस गड्ढे को कहते हैं फॉसा ओवेलिस। उस गड्ढे को यहाँ पर पाया जाता है, इस जगह पर जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा, उसको कहते हैं फॉसा ओवेलिस। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है, उस फॉसा ओवेलिस के स्थान पर, उस गड्ढे के स्थान पर एक छिद्र होता है, जिसको कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। क्या कहते हैं इसको, फोरामेन ओवेलिस। क्योंकि जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है भ्रूणीय अवस्था में, तो उस समय उसके फेफड़े क्रियाशील नहीं होते, जिस कारण से क्या होता है, राइट एट्रियम से जो ब्लड है ना, वो सीधा किसमें पहुंच जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। अभी तो कहां से कहां जाएगा वो आपको पता है, मैं भ्रूणीय अवस्था की बात कर रहा हूं। तो जो राइट एट्रियम से ब्लड पहुंचेगा सीधा लेफ्ट एट्रियम में। अब वो जो फोरामेन ओवेलिस होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद वो छिद्र बंद हो जाता है और उसके स्थान पर एक गड्ढा रह जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये बंद नहीं होता तो आपने सुना होगा काफी बार, क्या उस बच्चे के दिल में छेद है, सुना होगा ना आपने, तो वो फोरामेन ओवेलिस ही होता है। काफी बार, अधिकतर 99% ये छिद्र भर जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये छिद्र भरता नहीं है, अर्थात वहां पर गड्ढा नहीं बनता, फोरामेन ओवेलिस फॉसा ओवेलिस में चेंज नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं काफी बार कि उस बच्चे के दिल में क्या है, छेद है, तो वो फोरामेन ओवेलिस ही होता है। ठीक है ना, अब छेद है तो सीधी सी बात है, ये राइट एट्रियम से ब्लड सीधा किसमें जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे ह्यूमन हार्ट में ऐसी व्यवस्था होती है कि जिस कारण से अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त आपस में मिल नहीं पाते। ये वाला जो भाग है, राइट वाला भाग, इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, और जो लेफ्ट वाला जो भाग है उसमें कैसा रक्त रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। कैसे कैसे रहता है वो आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, वैसे ही आपको मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं इसको, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने केवल स्ट्रक्चर से संबंधित बात की है कि हमारे ह्यूमन हार्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी है। ठीक है ना, अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें सारा कुछ क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वर्किंग देखेंगे ना, हार्ट की वर्किंग तो मैं सारी चीजें और बताऊंगा आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको उस डायग्राम को ध्यान से देखना, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके थैंक्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।